रेड जोन विद साजिद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड जोन के साथ आपका होस्ट साजिद इसाक आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अदारों के बहाली के ऊपर। आज हम बात करेंगे वो तमाम अवामिल के बारे में कि जो असरअंदाज होते हैं किसी भी मसीही अदारे की बर्बादी में। आप जानते हैं कि कुछ अरसा से एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि दारुल हिकमत, जो एक फलाही स्कूल बनाया गया था, कॉलेज बनाया गया था मसीही बच्चों के लिए, उस पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा किया गया। और ये बात आज की नहीं है, ये पिछले कई सालों से यही मसले चल रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब ने कभी भी बग़ैर तस्दीक किए हुए ख़बर रिलीज़ नहीं की। और यही वजह थी कि मैं और मेरी टीम लाहौर गए और हम इन बातों को जानने की कोशिश करते रहे कि क्या मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से एक कामयाब अदारा आज कब्ज़ा की अमारत बनी हुई है, आज वो खंडर की तरफ जा रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ आज चंद हक़ाइक़ रखूँगा, मगर फ़ैसला आपने करना है कि इसका हल क्या होना चाहिए। अफसोस की बात यह है नाज़रीन कि 71 साल होने को हैं, मगर आज भी मसीही कौम लीडरशिप की तलाश में है। आज भी मसीही कौम के जो नाम नहाद लीडर्स हैं, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं आज नाम लूँगा उन डायसिस का, उन बिशप्स का भी, कि जिन्होंने खुदा के घरों का सौदा किया। उन्होंने खुदा के जो इमारतें बनाई गई थी मिशनरी, जब लोग यहाँ पर रहते थे, उनका सौदा किया। और इसमें सर फहरिस्त है सियालकोट डायसिस, फैसलाबाद डायसिस, पेशावर डायसिस, रायवन डायसिस, कराची डायसिस, मुल्तान डायसिस, और मैं कहूँगा हैदराबाद भी इसमें शामिल है। और अफसोस की बात यह है कि हम अगर अदारे बना नहीं सकते तो जो बने हुए अदारे हैं उनको मत कब्ज़ा कीजिए, उनको मत गैरों के सामने नीलाम कीजिए। चंद टकों की खातिर, जैसे अस्कर यहूदी ने किया था कि 30 सिक्कों की खातिर यसू को बेच दिया। ये वही लोग हैं जो आज अदारे ख़राब कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कब्ज़े करवा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो चंद टकों की खातिर चर्चिस की प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे हैं। शर्म करें, आप सब कुछ यहाँ रह जाना है, आपके अमाल ने ऊपर जाना है। और अब मैं बात करना चाहूँगा नाजरीन दारुल हिकमत के बारे में। हम शायद बहुत सारे लोगों ने सुना तो है नाम, मगर शायद हमें अंदर की स्टोरी या हकीकत का इल्म नहीं है। तो मैं अपने तमाम नाजरीन के लिए आज चाहूँगा कि ये प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि आप जान सकें कि आज दारुल हिकमत को इस नेच तक पहुँचाने में किन किन का हाथ है। ये जो नारे मार रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिए। और मैं उस ग्रुप को भी कहना चाहता हूँ जो कोशिश कर रहा है इसको पोलिटिसाइज़ करने की, जो कोशिश कर रहा है कि अपने सियासी स्कोरिंग करने की, तो मैं कहूँगा कि बाज आ जाइए, मत एक अदारे को सियासत की नज़र करें। आपका हिम्मत है नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करने की, और जो चर्च की चीज़ें हैं, जो मसीहों के अदारे हैं, वहाँ सियासत करते हैं आप। ये डरपोक लोग क्या बात करेंगे। तो नाज़रीन मेरे साथ देखें कि है क्या दारुल हिकमत। दारुल हिकमत का क़याम 1987 में एक यहाँ पर मिशनरी हुआ करते थे पीटर बॉन साहब, जिनका ताल्लुक़ नीदरलैंड से था, हॉलैंड से।
उन्होंने ये अदारा कायम किया ताकि मसीही बच्चे अच्छी तालीम हासिल करके कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में जा सकें। और 3 इनके इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, एक गुल्लू कोट में, एक बेदिया रोड पे और एक कनाहा एक जगह है, वहाँ पर 3 अदारे कायम किए गए। और जब उन्होंने देखा कि 10 साल उन्होंने इसको रन किया और उसके बाद उन्होंने इसको ट्रस्ट की शक्ल दे दी 1996 में। और आप जानते हैं नाज़रीन, ट्रस्ट का जो होता है वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और उसमें कोई मालिक नहीं होता। उसमें ना ट्रस्टीज मालिक हो सकते हैं, फिर ना जिसने ज़मीन लेके दी है या जिसने प्रॉपर्टी बनाई की है वहाँ पे वो हो सकता है मालिक। अब हम देखते हैं कि 1987 से 1996 तक वो रन किया उन्होंने, उसके बाद इसको ट्रस्ट का दर्जा दे दिया। और नाजरीन, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि फाउंडर्स में से कौन थे। तो नाजरीन, वो जो इनके फाउंडर मेंबर्स थे उनके नाम मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर पीटर बॉन, मिसिस एस.एन. रे, मिस्टर V.C. बेंजामिन, मिस्टर नेल्सन फ्रांसिस, डॉक्टर अर्नेस्ट लाल, डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर और मिस्टर हेकिंग जो शायद नीदरलैंड से उनका ताल्लुक़ था। तो ये फाउंडर मेंबर्स थे। और इसके साथ ही मैं आपको, आप देख भी सकेंगे स्लाइड पे, मैं डीड भी आपको दिखाना चाहता हूँ जो ट्रस्ट डीड हुई वहाँ पे 1996 में बनी, उसके चंद क्लॉजेस के साथ मैं आपसे मुतारिफ कराना चाहता हूँ। चंद क्लॉजेस जो है इस डीड के मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला है जी आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का सब सेक्शन 4, जो ट्रस्ट को कह रहा है टू ओन, परचेज एंड सेल, टू टेक अ गिव प्रॉपर्टी ऑन लीज फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रस्ट। कि ट्रस्ट जो है वो इसको बेच भी सकता है, ट्रस्ट इसको लीज भी कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए और किसी मकसद के लिए नहीं। क्लॉज नंबर 2 जो है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ट्रस्टीज, इसका सब सेक्शन बी जो है वो कहता है द ट्रस्टीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर upkeep and maintenance of the trust property at all times, and any expenditures incurred for such purposes shall be sent by the rent, dividend, interest, and other income acquiring from the trust property or from the corpus of the trust fund as created under the declaration of trust dated 6/8/1996। एक और मैं आपसे पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। The trustees are empowered to have erected or demolished any structure or structures as they deem fit in so far as such erection or demolish accords with the objectives of the trust। नंबर F जो है सबसेक्शन क्लॉज 2 का सबसेक्शन F, the trustees shall have the power to borrow money on the security of the trust property and to alternate the trust property for necessary purposes। और क्लॉज 8 जो है उसका A कह रहा है, क्लॉज 8 सबसेक्शन A, majority of the trust shall by resolution have power to appoint any new trustee or trustees in place of said trustee who may by reason of death, removal, resignation or incompetency to act for more than 6 months for any reason whatsoever be incapable of performing the duties of the trustees। नाज़रीन, यहाँ पे पढ़ के सुनाना क्यों ज़रूरी मैंने समझा, क्योंकि इस ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसे फ्लॉज नज़र आ रहे थे जो मैंने समझा कि ज़रूरी है इस सारे इशू को समझने के लिए कि इसमें क्या क्या कमियां थीं ट्रस्ट डीड में।
पहली बात तो ये है कि ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल परचेज का जो है यहाँ पे जो क्लॉज दिया गया है, मैं समझता हूँ यही सबसे बुनियादी वजह बनी आज जहाँ पर दारुल हिकमत खड़ा है, क्योंकि ट्रस्ट की जगह बेची नहीं जा सकती मगर डोनेट की जा सकती है किसी और उसी तरह की जो अदारा हो, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको डोनेट की जा सकती। मगर ये जो क्लॉज है ये एक फसाद की जड़ बनी है यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो ट्रस्टीज़ के बारे में कहा गया है कि ट्रस्टीज़ जो है वो चेंज हो सकते हैं अगर डेथ हो जाए, रिमूवल हो या फिर उनके अंदर इनकॉम्पिटेंसी हो परफॉर्म करने की। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो नहीं नज़र आ रहा कि ट्रस्टीज़ की मुद्दत कितनी होगी ट्रस्ट के ऊपर एज मेंबर रहने की। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने उनसे मुलाकात भी की, बहुत एफर्ट्स भी कर रहे हैं। डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब 96 से इस ट्रस्ट के साथ हैं और उनको 23 साल हो चुके हैं ट्रस्ट पे, और इतना ही अरसा उनको एज चेयरमैन परफॉर्म करते हो गया है उसके अंदर। और इसी तरह से एक नाम नेल्सन मलिक थे जो कि खजांची थे इस ट्रस्ट के जब से ये ट्रस्ट बना था, और 2017 तक वो खजांची रहे। इसके ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा, मगर यहाँ पर मुझे देख के हैरत ये हुई कि किसी ट्रस्ट में, किसी बोर्ड में इतनी लंबी टेन्योर्स नहीं होती। 2 साल या 3 साल और उसके बाद आप फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं एक और टर्म के लिए, मगर लाइफ टाइम ट्रस्टीज नहीं होते अनलेस कि आपका कोई फैमिली ट्रस्ट हो। मगर आप तो बाहर से, आउटसाइडर से, तो ये भी एक गलती नज़र आती है कि इतनी लंबी जो ट्रस्ट में मेंबर्स की मुद्दत है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है कि टेन्योर का तयन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए होता है कि नया ब्लड, यंग ब्लड आ सके। इसलिए होता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी रिप्लेसमेंट मुमकिन हो सके। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे जो चर्च की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे जो चर्च के बोर्ड्स बने हुए हैं या ट्रस्ट बने हुए हैं, उन्होंने, बुड्ढों ने बैठकर उनको तबाह कर दिया है। यही हाल हम देखते हैं यूसीएच का। वहाँ पर हम देखते हैं कि सारे बिशप साहबान, सारे बुज़ुर्ग जितने हैं वो उसके मेंबर हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नज़र नहीं आता हमें। अब बिशप्स का क्या काम है कि वो अस्पताल की मैनेजमेंट को देखें, पादरी का क्या काम है कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को देखें। यही वजह है कि हम अपने अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए हमने अदारे तबाह कर दिए हैं। हमारे हर काम में सियासत आ जाती है, तो जब हम वो सियासत को ले आते हैं, वो अपने पसंद को ले आते हैं, तो फिर काम नहीं होता। अभी मैं सिर्फ दारुल हिकमत की बात करना चाहता हूँ कि ये जो इतनी लॉन्ग टर्म सर्विसेज हैं और जिसका अभी मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा था वहाँ पर। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पहली नाअहली जो है वो दारुल हिकमत के ट्रस्टीज़ की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। क्यों? क्योंकि 3 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली है आपकी गवर्नेंस, कि आप किस तरह से गवर्न कर रहे हो। ये किसी अदारे में देख लें आप, ये किसी मुल्क में देख लें आप। उसके बाद आती है आपके फाइनेंशियल्स। अभी मैंने आपसे गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ कि गवर्नेंस जो है वो फेल हुई है दारुल हिकमत की। यहाँ पे मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ ना किसी के हक़ में। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे दुख ये है, मसीही कौम को दुख ये है कि वो जो अदारा है दारुल हिकमत, वो हमारा अदारा है, वो ज़ाया हुआ है।
वो इनकॉम्पिटेंट लोगों की वजह से ख़राब हुआ है। किसकी हिम्मत हो सकती है कब्जा करके बैठ जाए जब तक अगर बोर्ड ठीक होता तो, जब ट्रस्टीज कॉम्पिटेंट होते तो। और इसमें हम देखते हैं नाजरीन के जब तक तो गोरा हमारे सर पे रहा, अदारा बहुत अच्छा चलता रहा। क्या कितनी देर तक हमें गोरों की ज़रूरत पड़ेगी अपने अदारों को सही चलाने के लिए? कब तक हमारी अपनी पॉलिटिकल विल इस्टेब्लिश नहीं होगी कि हमने अपने अदारों को चलाना है अच्छे तरीके से? कब तक हमारी नीयतें साफ नहीं होंगी? कब तक हम कहेंगे कि नहीं, हमने तो बेच खांड के आगे निकल जाना है, शर्म कर आनी चाहिए हमें? जब तक तो पीटर बॉन्ड रहा, ये अदारा चलता रहा। और हमने कोशिश की कि इनके पुराने डोनर से भी रब्ता किया जाए। उन्होंने भी हमें काफ़ी चीज़ें बताई कि क्या वजूहात थी। और मैं एक और चीज़ भी बता दूं नाजरीन आपको कि पीटर बॉन्ड साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में बच्चों के लिए ये जो अदारा बनाया, इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने नीदरलैंड में भी ट्रस्ट कायम कर दिया इसी नाम से। वो आप पीछे देख सकते हैं नाम भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको दर्द है, मगर हमारा दर्द कब जागेगा? हमारा एहसास कब जागेगा? हमारा ज़मीर कब बेदार होगा कि हम अपने बच्चों के लिए जो स्कूल अदारे बने हैं उसको अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि वो तालीम हासिल करके। आप सब चोर हैं अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कब्ज़े करते हैं और जो उनको बेचते हैं। मैं दूसरे सख्त अल्फाज और इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं नाज़रीन आपको आगे लेके जाना चाहता हूँ कि हुआ क्या। बहुत सारे डायरेक्टर्स चेंज किए गए और हर डायरेक्टर पर करप्शन के है इल्ज़ामात हैं। उसमें मैं नाम भी नहीं लेता उन डायरेक्टर्स का, क्योंकि ये उनका काम है बोर्ड मेंबर्स को करने का। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, और क्या बोर्ड सोया हुआ था? क्या चेयरमैन डॉक्टर क्रिस्टी साहब सोए हुए थे? और उनके ख़जानची जो नेल्सन मलिक साहब हैं, जो अब कैथेड्रल जो लाहौर में उधर जाकर घुस गए हैं, क्या वो सोए हुए थे? उनको नज़र नहीं आ रहा था ऑडिट रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है? तो मैं आपसे 2011 की ऑडिट रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अर्न्स्ट एंड यंग फोर्ड जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है दिसंबर 31 2011 में। तो मैं इससे पहले आगे जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बन रही है आपकी 31 दिसंबर 2011 की, और बोर्ड साइन कर रहा है इसके ऊपर फरवरी 13 2013 को, यानी कि तकरीबन 1 साल 1.5 महीने के बाद बोर्ड ने उसको साइन किए हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस लगाई थी मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि बोर्ड कितना एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। तो नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये स्लाइड में आप देख सकते हैं जो बोर्ड मेंबर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी भी देख सकते हैं। और मैं हैरान ये इस बात पे हूँ कि इतने काबिल लोग अगर बोर्ड पे हों तो फिर भी ये क्वालिफिकेशंस आए अदारे की, तो फिर सबसे पहला बात तो बोर्ड के ऊपर जाती है, ट्रस्टीज़ पर जाती है कि वो कितना अच्छा रोल प्ले कर रहे थे। पहली ऑडिट रिपोर्ट जो 2011 में है उसमें वो कह रहा है ऑडिटर, जो पहली ऑडिट रिपोर्ट है उसका जो ए है मैनेजमेंट लेटर का ML का, वो कह रहा है द एसेट्स लायबिलिटी एंड इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर ओवर स्टेटेड बाय रुपीज़ तकरीबन 36 लाख, फिर 65 लाख और 1,43,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि उन्होंने फिगर्स में रद्द-बदल किया है। एसेट्स को बढ़ा के दिखाया गया 36 लाख का, लाइबिलिटीज़ दिखाई गई तकरीबन 65 लाख की, बल्कि 66 लाख के लाइबिलिटी है, और जो इनकम आ रही है वो 1,43,000 शो की गई। ये क्वालिफिकेशन में बता रहा हूँ। और फिर वो कह रहा है सेकंड में कि we could not verify the completeness and accuracy of the capital expenditures on building amounting rupees 21 million, जिसका मतलब है कि
2,13,00,000 के लगभग। उनको समझ नहीं आई। वो कह रहे इन प्रीवियस ईयर्स एज शोन इन नोट 10.1 द एक्सपेंडिचर एंकर्ड ऑन बिल्डिंग वर नॉट प्रीवियसली रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि उन्होंने जो खर्चे किए हैं बिल्डिंग बनाने में या बिल्डिंग को करने में उसको बुक्स में एंटर नहीं किया। मैं नहीं कह रहा, ये ऑडिटर्स कह रहे हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल फुली एक्सप्लेन दैट द एडमिनिस्ट्रेटर एंड अदर्स हैव बीन इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट ऑफ फी एंड अदर इनकम अमाउंटिंग ₹37 लाख। ये ऑडिटर ने रिपोर्ट की है जनाब, ये 2011 में दिसंबर 31 2011 का जब ऑडिट हुआ उसमें ये सामने आई चीज़ें कि ये वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरे लोग मिलकर तकरीबन 37 लाख का वहाँ पे मसले मसाइल हुए। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली ऑडिट रिपोर्ट जो कह रही है कम बेश वही क्वालिफिकेशंस है मगर थोड़ी अमाउंट्स इसमें और चेंज हो गई हैं। उधर फिर कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट की है एसेट्स लायबिलिटी एंड इनकम ओवर स्टेटेड है। पहला एसेट्स ओवर स्टेटेड है 32 लाख से, लायबिलिटी जो है तकरीबन 60 लाख से, और इनकम इस दफ़ा 2,03,424 का। और फिर उन्होंने वही क्वालिफिकेशन लगाई है कि 2,13,00,000 की जो अमाउंट है वो नज़र नहीं आ रही बुक्स में। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये कॉम्पिटेंट ट्रस्टीज़ के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद जाकर देखते हैं कि उन्होंने फिर रिपोर्ट किया है कि फिर आगे पीछे हुई हैं अमाउंट तकरीबन 42 लाख की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी शामिल है और दूसरे लोग भी शामिल हैं। दूसरों में उन्होंने डिफाइन नहीं किया मगर एडमिनिस्ट्रेटर पर जोर दिया, बट उन्होंने कहा कि एंड अदर्स। ये मैं बता रहा हूँ कि ट्रस्टीज़ के होते हुए हो रही है। उसके बाद इन्होंने कंपनी चेंज कर दी क्योंकि जो डोनर थे जर्मनी वाले उन्होंने इनसे कराते थे पहले ऑडिट, जिनका मैं नाम दिया अर्नस्ट एंड यंग। फिर जब वो उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए इन्होंने फिर अपना ऑडिटर चेंज कर लिया। इन्होंने जो किया वो है क्रोहावत हुसैन चौधरी एंड को। ये 31 दिसंबर 2013 का ऑडिट है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स owing to the non-availability of the related accounts. The project has concluded the assets and liability of the Provident Fund along with income and investment. We could not verify Provident Fund payable as at December 31st, 2013 due to non-availability of the underlying record. तो यहाँ पे वो प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं कि स्टाफ का प्रोविडेंट फंड नहीं पता लग सका किधर है वो। और ये मैं बोर्ड और ट्रस्टीज़ के मौजूदगी की बात कर रहा हूँ क्योंकि एमएल जो होता है नाजरीन मैनेजमेंट लेटर वो बोर्ड के लिए बनाया जाता है कि ये कमियाँ आ रही हैं, इसको आप बेहतर करें नेक्स्ट क्वालिफिकेशन में ये ना आए, मगर ये रिपीटेडली आ रही हैं सारी। फिर है वी वर अनएबल टू वेरीफाई कैश इन हैंड बैलेंस ऑफ रुपीज़ तकरीबन 2,60,000। ये भी वो लिख रहे हैं कि हम नहीं दिखाया गया, हम नहीं देख सके। और यहाँ पर मैं फिर बताऊँगा कि नेल्सन मलिक साहब जिनका कहीं हमें जिक्र नज़र नहीं आ रहा, वो नहीं मौजूद यहाँ पर, उनके होते हुए कॉम्पिटेंट बोर्ड एंड ट्रस्टीज़ के होते हुए सारा कुछ हो रहा है। अभी मैं आया हूँ दूसरी स्टेज। पहले मैंने गवर्नेंस की बात की, फिर मैंने फाइनेंशियल्स की बात की, और अब हम डिलीवरी की बात करेंगे क्या डिलीवर किया इन्होंने। फिर सेम इन्होंने भी क्वालिफिकेशन लगाई कि तकरीबन 42 लाख जो है 44,000 उसका खुर्द-बुर्द नज़र आया एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से और दूसरे अफराद की तरफ से। फिर नाज़रीन हम देखते हैं दिसंबर 31 2014 को तकरीबन 11 मिलियन जो कि 1,17,00,000 बनता है उसका उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता लग रहा कहाँ पे ये खर्च हुआ है। फिर बात दोबारा यही आई है एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ की बात है तकरीबन 2 लाख की। फिर वो कह रहे हैं कि वी वर अनएबल टू वेरीफाई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेएबल अमाउंटिंग टू ₹3,77,160। फिर वो कह रहे हैं कि वी वर अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस रिगार्डिंग कॉलेज एक्सपेंसेस,
हॉस्टल एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि बिल तरतीब 27 लाख है, 38 लाख है और 56 लाख है। नाज़रीन, ये तो थी कारकर्दगी जो बोर्ड की है कि उनके होते हुए, इतने कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे मंजे हुए लोगों के होते हुए, ये जो अमाउंट्स हैं इनका नहीं सबूत मिल सका ऑडिटर्स को। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये क्वालिफ़िकेशंस आई हैं और हमें नज़र नहीं आ रहा कि बोर्ड ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। जब हमने फर्दर जाके कोशिश की जानने की तो नज़र ये आया कि यहाँ पर ज़्यादा वन मैन शो की पॉलिसी चल रही थी। वन मैन शो में ज़्यादा किरदार डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब का आता है कि जो ज़्यादातर फ़ैसले ख़ुद कर लेते थे और बोर्ड को बताते थे कि ये करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ शायद ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी दूसरे बोर्ड मेंबर्स की, तो वो इन पर रिलाय करते थे। और फिर जो मिनट्स की फ़ाइल थी वो भी मेरा ख़्याल में चेयरमैन साहब ही अपने पास रखते थे, इसीलिए वो मिनट्स मौजूद नहीं थे। तो नाज़रीन, इससे हम आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई कि आज हम देखते हैं कि यहाँ पे कब्ज़ा हुआ है। तो नाज़रीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि गवर्नेंस, किसी इदारे की कामयाबी में देखना होता है कि गवर्नेंस कैसी है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उनकी डिलीवरी कैसी है। अब हम आगे हैं, फाइनेंशियल भी आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं दोबारा आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि जो इशू बना ये तकरीबन 2009 से चल रहा है और ये 17 में जाकर अपनी हाइप क्रिएट करता है। आप अगर देख सके मेरे साथ, तो 2015 में एक हायरिंग की गई और वो हायरिंग ये थी कि उनका जो मिसिस का भांजा है डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर, जो कि चेयरमैन हैं दारुल हिकमत के, उन्होंने अपनी मिसिस के भांजे को अप्लाई करवाया दूसरे कैंडिडेट्स के साथ और पूरा जिस तरह से हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पूरे तरीके से इसको किया कि ये ट्रांसपेरेंट रह सके। एक स्टेज पे इसको भर्ती किया प्रॉपर सिलेक्शन से, केवन खैरुल्लाह को भर्ती किया। इसको भर्ती करने के लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर, एप्लीकेशन, शॉर्ट लिस्टिंग किया। हमें क्या पता था कि अंदर उसके क्या है। मगर नाजरीन, प्रोसेस तो आपने कंप्लीट कर लिया, मगर आपने बताया नहीं बोर्ड को कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों था? क्योंकि केवन जो है आपका रिश्तेदार था। और डॉक्टर साहब, मैंने डोनर से भी बात की आपके, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टर साहब ने केवन को अपने घर पे खाने पे बुलाया जब डोनर्स को भी आपने अपने घर पे खाने पे बुलाया था। और वहाँ पे अगर आपको याद हो तो डोनर्स ने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको केवन को नहीं रखना चाहिए था। और डोनर्स का ही कहना है कि आपने तारीफ़ों के पुल बांधे थे केवन के लिए कि नहीं, ये मेरा दूर परे का रिश्तेदार है, बहुत कॉम्पिटेंट है, पूरे प्रोसेस से गुज़र के आया है। तो वहाँ पर भी उनकी रिजर्वेशन थी कि डॉक्टर साहब ये ना करें, मगर आपने उनको मना लिया और आपने उनको रख लिया। नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आगे जाके हम देखते हैं 2015 में अपॉइंटमेंट हुई, आप अपॉइंटमेंट लेटर भी देख सकते हैं उसका, और आगे जाके देखते हैं कि शायद इनके अपने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए केवन के साथ। जब वहाँ पे केविन खोखर साहब आए तब उस स्कूल की गाड़ियाँ जो थी वो भी सेल हुई। स्कूल की 2 अपनी बसेस थी और स्कूल में एक प्राडो थी, जहाँ पे जो स्कूल में डायरेक्टर अपॉइंट होता था वो प्राडो जो थी वो डायरेक्टर को दी जाती थी। लेकिन जब केविन खोखर साहब आए तब उसकी वो गाड़ियाँ भी सेल आउट होना शुरू हो गई। और उसी असना में डॉक्टर साहब ने केवन से कहा कि हमें एक लीगल एडवाइज़र चाहिए, और केवन ने ही लीगल एडवाइज़र मुहैया करके दिया जिसका नाम है नोरेज़,
जो कि आज सारी दुनिया कह रही है कि उसने दारुल हिकमत पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि 2017 में डॉक्टर साहब की और केवन के जो भी इख्तलाफात हुए, तो डॉक्टर साहब ने इसकी डिग्री चेक की। अब समझ से बाहर है कि जब आपने इंटरव्यू किया तो तब आपने सारा प्रोसेस किया जैसे आपने फरमाया, तो 1.5 से 2 साल के बाद, बल्कि मैं कहूँगा तीसरे साल, 3 सालों के बाद आपको क्यों याद आया कि उसकी डिग्री चेक करानी है? अच्छी बात है आपने कराई, मगर ये पहले अगर आप कराते तो आप शायद उसको ना फेवर देते। तो नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर साहब ने एक लेटर भी निकलवाया, आप पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया कि इसकी डिग्री फेक है। अब मज़े की बात यह है कि वही बंदा जो बहुत सिफारिशों के बाद, बहुत तारीफ़ों के बाद लाया गया था, उसको कह दिया गया कि ये इसकी डिग्री फेक है और उसको फारिग किया गया और उसके ऊपर FIR केसेस भी बहुत सारे बने। केवन तो चला गया, मगर जो लीगल एडवाइज़र रखा गया था नॉरेज़, वो वहाँ पे मौजूद रहा। अच्छा, इस सिलसिला में हमने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि असल हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनी थी और हमने, जैसे हमने पहले करते हैं, कभी एक साइड की स्टोरी नहीं चलाते, हम दोनों साइड्स की स्टोरीज चलाते हैं। तो हमने कोशिश की सबसे पहले जानने के लिए, उस बात की तहकीक करने के लिए कि एक इल्ज़ाम आ रहा था मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स और ह्यूमन राइट्स एजाज आलम अगस्टिन पर, कि ये लड़का नॉरेज़ जो है ये उनका दामाद है और मिनिस्टर साहब जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहे हैं अपना उसको बचाने के लिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने एजाज साहब से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं। मिनिस्टर साहब, हम पहले सबसे पहले चाहेंगे कि आप ज़रा नाज़रीन को बताएं कि दारुल हिकमत का इशू है क्या। पहले तो आप ये बात की तस्दीक कर लें कि वो मेरा दामाद नहीं है, मेरे भाई का दामाद है। भाई का दामाद है, क्योंकि मेरे 3 बेटे ही हैं, मेरी बेटी कोई नहीं है। तो दूसरी बात है कि देखें, आप आज के जो माशरा है इसमें आप अपने किसी भाई के एक्ट के ज़िम्मेदार नहीं हो सकते, तो भाई के दामाद के कैसे हो सकते हैं? बेजा। और देखें, आज के जो गहमा गहमी का दौर है और इसमें जो आपका भाई अगर कोई मर्डर कर देता है तो वो आप पे फिक्स नहीं किया जा सकता। दूसरी जो बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, ये 2015 से इनके आपस में केसेस चल रहे हैं और जो लोग वहाँ पे वो नॉरेज़ जो है, ये इनके और डॉक्टर क्रिस्टी मरीर के आपस में केसेस 2015 से चल रहे हैं। अब मैंने जो अपना पोर्टफोलियो लिया है सितंबर 2018 में। कुछ का कहना यह है कि मिनिस्टर साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा है? ऐसा कोई मिसाल है कि जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो? तो मैंने, क्योंकि अभी जो FIR हुई है, जी हाँ, जिसमें वो फायरिंग हुई है, सारा कुछ है, तो उस तरह से वो एक्शन नहीं ले रही। देखिए, अगर मैं उसकी पुष्टबनाई करता होता तो फिर FIR ना होती। उसके खिलाफ तो FIR भी हुई है, वो थाने भी उसको ले गए हैं। फिर पहले ही दफ़ा भी जब ऐसा हुआ उस वक्त भी ये दोनों थाने गए हैं। अगर मैं असरअंदाज होता तो फिर ये थाने ना जाते, जारी बात है। इसके बाद नाजरीन, हमने मुनासिब समझा कि हम डॉक्टर क्रिस्टी साहब का मौक़िफ़ लें, क्योंकि हमने काफ़ी स्टडी कर ली हुई थी कि गवर्नेंस के बारे में कैसा रहा उनका, और खुदा ने उनको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। ही इज़ 80 ईयर्स, और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि कमी कमज़ोरी कहाँ रही। और एक सवाल हमने ये भी किया कि भाई आप सिर्फ ये बताएं कि ट्रस्ट की ज़मीन कैसे बिक सकती है। तो आप सुन सकते हैं डॉक्टर क्रिस्टी के रिमार्क्स भी। अच्छा, ये जो दारुल हिकमत है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। हाँ, एक ब्रांच इसकी है बेदियाँ रोड के ऊपर जी। और कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम तराशी करते हैं
कि डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर का अपना भी इंटरेस्ट है इसमें। इन्होंने तकरीबन लगभग 1 करोड़ रुपया बेदिया रोड पे जो है वो दारुल हिकमत उसका लिया है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे मगर इसकी बात कर रहे। इसमें क्या सच्चाई है सर? इसमें सारी सच्चाई है जो आपने बताई है। एक दफ़ा पहले भी किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, लेकिन चूंकि मेरे दिल में सच ही सच है तो उसने कहा जी आपने कोई ज़मीन बेची है? मैंने कहा येस एंड नो। तो आपको भी ये जवाब ही है, येस एंड नो वाली बात है। लेकिन बात ये है कि इन्होंने अंदर करप्शन की थी। ओके, आप ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताओ। जी, हम इसीलिए आपके क्योंकि पास ज़रा हाज़िर हुए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछ ली है। इन्होंने अंदर करप्शन की, 5 महीनों की तनख्वाहें जो है टीचर्स को नहीं मिली थी। ये कौन से साल की बात है? हाँ जी, ये 2017 की बात है। 2017। तो वो था हमारा ऐसी जगह पे था गांव के इलाके में, तो उस पे जो हमारे बाकी दूसरी यूनिट्स हैं उसमें से पैसे सेव करके उस पर लगाए जाते थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी उस पर खर्चा होता, अब तो यहाँ पे भी पूरा नहीं हो रहा क्योंकि टीचर्स की तनख्वाह पूरी नहीं हो रही, तो बेहतर है कि हम उसको लीज कर देते हैं। एंड पे कहा कि जी सिर्फ 2 करोड़ में। हमारे गले पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि हमने तनख्वाहें देनी है, पैसे है नहीं है। टीचर्स एक स्टेज पे सड़क पे निकल आए वगैरह वगैरह। बोर्ड ने एग्री किया, ऑल राइट बेच दे। तो ये फ्रंट मैन लेकर आया, उसका नाम करामत है, और वो 50 लाख जो है एग्रीमेंट हमारा आपस में हो गया 2 करोड़ का, और वो 50 लाख लेके आ गया। चेक डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर के नाम पर नहीं है, और वो 50 लाख वो दारुल हिकमत के नाम का है। ठीक है। टोटल 80 लाख रुपया इनसे ओवर द पीरियड, मैं क्या कहूँ, कम से कम 1 साल लग गया मुझे। आज तक सिर्फ 80 लाख आया। 80 लाख, Not even करोड़। नॉट इवन करोड़। तो ये कोई ऐसी प्रोविजन थी आपकी ट्रस्ट डीड में कि आप सेल कर सकते हैं उसको? जी, उसमें ऐसी प्रोविजन एक क्लास मौजूद है कि किसी भी कोई ऐसी क्राइसिस आ जाए तो आप इसको लीज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर, वो करना कौन करेगा? लीज और सेल में फर्क? हाँ जी, सेल कर सकते, सेल की भी प्रोविजन हाँ है। जी, वो पढ़ के वैसे देखे ना जी, अगर मैं मतलब है कि नहीं इन चीज़ों को, तो बोर्ड तो समझता है ना। इसके बाद हमने राब्ता किया जनाब जॉर्ज बूटा साहब के, जो कि अपना एक नाम रखते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में और मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन को बहुत अच्छा समझते हैं, और वो बोर्ड मेंबर रहे, ट्रस्टी रहे दारुल हिकमत के। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 2012 में एवेल्यूएशन की थी और मैंने रेकमेंड किया था कि आप 3 प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आपको एक अपना सेक्रेटेरिएट बनाना चाहिए जहाँ पे आपका मुस्तकिल सेक्रेटरी बैठे जो कि तीनों प्रॉपर्टीज़ की मॉनिटरिंग करे और आपको जवाब दे। मगर ये ट्रस्टीज़ ने, बोर्ड ने, किसी ने भी उनको खातर में ना लाए और उनकी ये रिकमेंडेशन रद्दी की टोकरी में चली गई। जब डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब उन्होंने मुझे कहा कि उस इदारे की एवेल्यूएशन हम चाहते हैं। कौन से साल में थी? बिल्कुल ये 13 था, 2013 था। अच्छा। वैल्यूएशन की फाइंडिंग्स जो चीज़ा मैं बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम ढूंढते हैं ना कि इतने बड़े इदारे की बच्चे दाखिल होते हैं और फिर बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। इस पीरियड की जो सीड बोना और फसल काटना, इसको कहते हैं यील्ड मैनेजमेंट इन आवर टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में, कि बच्चा दाखिल हुआ है, अगर 100 बच्चे दाखिल हुए तो मैट्रिक कितने पास हुए हैं 10 सालों के बाद। यील्ड जो है ना वो वीक है। शुरू के सिर्फ 1, 2, 3 तक बहुत अच्छी जा रही थी, 6 में जाके फॉल आउट हो जाता है, फिर 8, 9 में फॉल आउट हो जाता है। फॉल आउट मतलब ड्रॉप आउट हो रहे हैं? ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाँ जी। दे डोंट कंटिन्यू, वी डोंट नो वेयर दे गो, बट दे स्कूल शुड नो वेयर दे आर। हमने तो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बताना था ना। तो यील्ड हमने कहा लो है, दाखिल बहुत होते हैं लेकिन मैट्रिक उस रेशियो से पास नहीं होते। तो दैट थिंग वाज वन ऑफ द मेजर लर्निंग कि द बोर्ड शुड मॉनिटर कि इतनी यील्ड कम क्यों है। कैपेसिटी की कहाँ कमी नज़र आई आपको एवेल्यूएशन में?
बिल्डिंग में नज़र आई, स्टाफ में नज़र आई, मैनेजमेंट में नज़र आई कि बोर्ड में नज़र आई? कैपेसिटी जो कम नज़र आई वो एक तो मैनेजमेंट में भी कम ही थी। देयर वाज नॉट गुड मैनेजमेंट, मतलब कि अच्छे प्रिंसिपल्स जो होते हैं, जैसे वो स्कूल्स के रिजल्ट्स लेके आते हैं, रिजल्ट स्पीक अबाउट द टीचर्स, वो रिजल्ट्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, नंबर जो इम्पोर्टेंट था ना हमारे लिए वो थी गवर्नेंस। तो हमने कहा कि इसकी जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट गवर्नेंस कह लें, वो तो नज़र नहीं आती, क्योंकि बोर्ड मीटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, जो फुल बोर्ड नहीं होता। फुल बोर्ड मीटिंग्स मैं एक दो दफ़ा मुझे जाने का मौका मिला उस दौरान भी, तो एक तो टर्न आउट ही नहीं होती थी बोर्ड में। ये तो बात है कि बोर्ड में कई चीज़ें तो बोर्ड में अप्रूव ही नहीं हुई। ये तो प्रॉब्लम हुआ है कि चेयरमैन ने काफ़ी डिसीजंस खुद ही ले लिए। ही वांटेड टू होल्ड बोर्ड, लेकिन एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, बोर्ड मेंबर्स सीरियस नहीं होते। वो बोर्ड बुलाते हैं तो फिर चेयरमैन के पास पावर थी कि खुद सारा कुछ कर सके? वो तो फिर पावर तो नहीं होती डिपेंडेंटली कर सके। ट्रस्ट की ज़मीन कैसे बिक सकती? बिकी तो नहीं कैसे बिक सकती? बिकती नहीं, वो लीज पे शायद जो भी दिया वो। आप बोर्ड मेंबर रहे हैं, ट्रस्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती। मैं भी क्या तो नहीं बिक सकता। अब मैंने देखा ना मुफ्ती बोर्ड पे दूसरा अपनी मर्जी के बंदे लाते हैं, दूसरा वजह चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं, वो नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी वजह ये है कि आई विथ ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मोर देन हाफ आर इनकॉम्पिटेंट, नॉट फिट फॉर बोर्ड पोजीशंस। इसके बाद हमने कोशिश की कि वो शख्स जिसका आजकल मीडिया पे भी चल रहा है, पता लगा कि उसने फायरिंग की है मीडिया के लोगों पर, वकला हजरात पर, हमने उससे रब्ता किया कि हम आपके वहाँ पर दारुल हिकमत आना चाहते हैं, क्या आप हमें वेलकम कर सकते हैं कि फिर हम पर भी फायरिंग ही करेंगे? मगर उसने कहा कि आप ज़रूर आइए, मैं आपको वेलकम करूँगा। नौरेज़ साहब ने हमें अपना दिखाया भी कि वहाँ पे वो एक यतीम खाना चला रहा है, वो एक ऑर्फनेज चला रहा है। मगर जब हमने इसकी तहकीक की, हमने फाउंडर मेंबर से भी पूछा, डोनर से भी पूछा, उन्होंने कहा यहाँ पे कभी भी ऑर्फनेज नहीं था। उधर कोई यतीम बच्चा नहीं है, ये तो बात एक झूठ ही है। सब बच्चों के वालिदैन जिंदा हैं। इन्होंने इशू उठाया हुआ है कि ये यतीम बच्चे हैं, क्योंकि दारुल हिकमत जो है यतीम खाना नहीं था, बल्कि ये उन बच्चों के लिए था जो नॉन अफोर्डिंग थे, डिज़र्विंग बच्चे थे। वो यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, रहते भी थे। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे सुबह के टाइम पढ़ते हैं वो उनकी तादाद भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हमने उनसे बात की नौरेज़ से, वो मैं चाहूँगा कि आप सुनिए। टाइम की जो बोर्ड थी जिसमें डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब भी थे, उन्होंने भी मुझे बुलाया था कि आप आएँ। मैंने उनसे मिला, मैं उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ आ नहीं सकता, और वो यहाँ कभी आए भी नहीं है। फिर जिस टाइम मैं आया हूँ, यहाँ पर 50 से 70 के करीब बच्चे रह गए हुए थे, हॉस्टल्स बंद हो चुके थे, कॉलेज बंद हो गया हुआ था, तबाही फिर गई हुई थी, हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई थी। आज तकरीबन 350 के करीब यहाँ पर तो ये तमाम बातें जो मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, मेरे ख़िलाफ़ फैलाई जा रही हैं, ये सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही, किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो वो आकर दे। मैं फिर अपने आप को मैं खुद कसूरवार मानूंगा, और मैं खुद जो है हर चीज़ के लिए मैं अकाउंटेबल होऊंगा। सबसे मेन इशू चल रहा है कि मैंने जगह बेच दी है। अगर मैंने बेची है तो कोई एग्रीमेंट, कोई पे ऑर्डर, कोई चेक मेरी तरफ से, कोई मैंने रजिस्ट्री करवा के। मगर एक और चीज़ है कि ट्रस्ट की जगह तो बिक नहीं सकती, वो कब्जा ही आगे। यही मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अंदर आके देख लिया कहाँ है यहाँ पर कब्जा और किस जगह कब्जा हुआ, ये भी आपने देख लिया कि यहाँ पर कोई कब्जा नहीं है, और ना ट्रस्ट की जगह बिक सकती है, ना उसको कोई ले सकता है। तहसीलदार साहब को इसकी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर दी हुई है जगह की निशानदेही की। विद इन 2 और 3 डेज़ वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो फिर उसको भी मैं जो है मीडिया के ऊपर, और आपको भी उसकी एक ज़रूर मैं कॉपी भेजूँगा, क्योंकि 1 इंच भी जो है वो दारुल हिकमत का इधर से उधर नहीं हुआ। यह हमारी पूरी निशानदेही की जाए
और जितनी भी हमारी जगह है वो रिकॉर्ड के ऊपर लाई। वो कहते हैं मुझे 80 लाख रुपए मिला है जो कि दारुल हिकमत के अकाउंट में गया है, जिससे उन्होंने सैलरीज दी हैं, जिससे उन्होंने प्रोविडेंट फंड दी हैं। तो वो कहते हैं कि वो मेरी ज़ात के लिए नहीं आया, मगर आप कह रहे हैं कि आपने डॉक्टर साहब को, तो आप वो जो कहते हैं उनको दी, आप वो डिमांड करेंगे कि हमें वो पैसे वापस किए जाएं? जी, वो पैसे डॉक्टर साहब जो हैं, जिस तरह अगर वो कहते हैं कि ये जो पैसे हैं ये मैं वापस नहीं करूँगा, तो ठीक है, वो अगर नहीं करते, जब वापस कर दें तो जो स्कूल है बेदियां रोड का वो वापस ले लें। तो आप कह रहे हैं कि करोड़ वापस करें तो वो भी वापस हो जाएगा स्कूल, और ये भी आप नया बोर्ड बना दें तो ये भी आप चलाएं? जी, ये भी चलाएंगे, इसको नया बोर्ड बना के। मेरी इसमें जो सिर्फ एक दो यही मतलब मतलब कह लें कि कंडीशंस हैं कि ठीक है, ऊपर नया बोर्ड बन जाए और नीचे डॉक्टर साहब और मैं। मगर कब्जा आप ही रखेंगे अपने पास? नहीं, डॉक्टर साहब भी रखें। हम तो देखिए डॉक्टर साहब भी वॉलंटियर ही होंगे, ट्रस्ट का है ना ये सारा सिलसिला। आप कब्जा कायम रखना चाहते हैं अपना यहाँ पे कि आप कहेंगे चलो जी मैं भी साइड पे होता हूँ, डॉक्टर साहब भी साइड, एक अच्छा बोर्ड बना के वो चला लें? बोर्ड तो देखें ऊपर होता है, बोर्ड तो हमेशा मॉनिटर करता है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मैं उसको चलाता रहूँ। आप चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास? मैं एडमिनिस्ट्रेशन चलाता रहूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं अकेला चलाता रहूँ। उतना ही हक डॉक्टर साहब भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे रखें। मगर आप वो चाहते ये हैं कि आपके पास पोजीशन आपके पास हो, मेन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हो जी, ये चाहते हैं आप, जो कि शायद ये डॉक्टर साहब ना मानेंगे। आप उनसे बात कर लें। मैं ज़रूर करूँगा बाद में, हम इसलिए निकले मैं बाहर। बेसिकली बात ये है कि मैं ये तो कह नहीं रहा कि मेरे अकेले की हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं और वो इसको मिलके चला ले। मगर ये पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, ट्रस्ट तो ऑलवेज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि जनाब मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, मगर एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास रहे और मैं डॉक्टर साहब के साथ मिल के चलाने को तैयार हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब वो करते हैं नॉरेस, इसका मतलब ये है कि वो कब्ज़ा कायम रखना चाहते हैं, और जिस बेस पर वो कब्ज़ा कायम रखना चाहते हैं वो ये है कि वो कहते हैं जनाब मेरे तो परदादा साहब ने इसमें हिस्सा डाला था, उन्होंने ज़मीन का कुछ हिस्सा दिया था। तो नौरेज़ साहब को और उनके साथियों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये क्लेम गलत है। और नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको ईमेल पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो पीटर बॉन्ड ने लिखी डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर को, कि जिसमें वो जो है अपना केवन वो क्लेम करता है कि उसके दादा ने डॉक्टर FS खैरुल्लाह ने कुछ ज़मीन उसमें डोनेट की। तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर FS खैरुल्लाह डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी या लैंड और अदरवाइज। डॉक्टर एंड मिसेस खैरुल्लाह लेफ्ट पाकिस्तान इन 1995. I think it was in the summer for Canada to stay with their daughter and her family. He died on Christmas Eve 1997. ये पीटर बॉन्ड लिख रहे हैं डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर को। Financially, they were supported by the mission board in the Netherlands. Whatever funds he had, he spent for the marriage of his daughter. My name is shown on the document, ये पीटर बॉन्ड कह रहे हैं. However, in August 1996, Mrs. Bond and myself were on leave in the Netherlands. क्योंकि वो कह रहे हैं कि 96 में उन्होंने ज़मीन दी है उनको, पीटर बॉन्ड वो कह रहे हैं 96 में मैं और मेरी मिसेज नीदरलैंड्स में थे, और इसके साथ एम्फोसाइज कर रहे हैं आई हैव नेवर सीन द मेंशन डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ इट, और फिर हाईलाइट कर रहे हैं आई हैव बीन द डायरेक्टर ऑफ दारुल हिकमत फ्रॉम अगस्त 1987 टिल October 1997. Local income came from fee, Christians at Chanda and donations from the Christian Hospital Taxila. तो ये जो क्लेम किया था केवन ने कि 96 में उसके दादा ने खैरुल्लाह साहब ने कोई ज़मीन डोनेट की थी, तो पीटर बॉन्ड ने बड़े साफ अल्फाज में लिख के भेजा कि वो कोई ज़मीन नहीं दी गई, बल्कि वो पीटर बॉन्ड ने ज़मीन ली और उसी ने कंस्ट्रक्शन कराई। इसमें पार्टनर्स शामिल थे, जर्मन और
नीदरलैंड्स के, जर्मनी के और इंग्लैंड के, उन्होंने ये सारा हेल्प की। और मैं इधर ये बताना चाहता हूँ कि नॉरेज़ ने जिस तरह से वहाँ पर अभी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी हैं, हमने जब नॉरेज़ से पूछा कि आपने ये जो दीवार लगाई है ये आपने क्यों लगाई है, और उसने, मैं समझूंगा कि बड़ा गलत बयानी से काम लिया, उसने कहा कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है जो कि एसी और डीसी ने आके ख़ुद दीवार लगाई है। और जब हमने पीछे पूछा कि जो 6 कनाल की ज़मीन है वो आपने क्यों ली है, क्यों बेची है, तो उसने कहा कि ये भी हमने उन्हीं को दी है। जबकि हकीकत ये है कि यहूनाबाद वाले जो लोग हैं वो इस हकीकत को किस तरह से आपके सामने ला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम यूसुफ बेंजमिन है और मैं अरसा 30 साल से यहानाबाद में रहाइश पजीर हूँ। दारुल हिकमत पर कुछ लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो मकामी तौर पर जो हम सबको अभी नज़र आ रहा है, जो अभी वहाँ पर काबज़ हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो कुछ सुना है कि कोई नोरेज़ नाम का वकील है और उसके साथ कुछ उसके और जो उसका जो टोला है वो उसके साथ है, और वो कब्ज़ा करके उस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं। जिस तरह के अभी फ़ुटबॉल की ग्राउंड बेच दी है और फिर बच्चों की वो फ्रंट पर जो ग्राउंड थी वो बेच दी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म साहब से और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से ये इल्तिजा करते हैं कि इस अदारा को, जिसको नाजायज़ तरीके से जो है वो इस पर कुछ लोग जो है वो गुंडा नासर जो काबज़ होके बैठे हैं, उनसे इसको बागज़ार करवाया जाए और इस ट्रस्ट के बोर्ड को सही तरीके से बहाल किया जाए। दारुल हिकमत पे जो वो कब्ज़ा हुआ है वो इस तरह हुआ है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है दारुल हिकमत का, उसको एक स्टे के ज़रिए को एक जगह पे रोक दिया गया है, स्टेटस को कर दिया गया है। और उस अदारे पे जो है वो खुद ही जो है खुद साख्ता एक, मतलब उस अदारे में लीगल एडवाइज़र था, उसने जो है उस अदारे पे कब्ज़ा किया हुआ है। वो कहता है जी मेरे दादा परदादा की प्रॉपर्टी है, जबकि उस प्रॉपर्टी का एक भी डॉक्यूमेंट, इवन एक मरला भी जो है ना इस लीगल एडवाइज़र के या इसके ख़ानदान के नाम पे नहीं है। वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्टर पीटर वॉन के नाम पे है। अच्छा नाजरीन, एक इसमें और हिच है कि वो ये कि जो बेदिया रोड पे है दारुल हिकमत, उसको डॉक्टर क्रिस्टी साहब के कहने पर और ऑब्वियसली ट्रस्टीज़ के कहने पर उसको पहले प्लान बनाया गया कि उसको लीज कर दिया जाए ताकि ये बेचकर जो बड़ा स्कूल है यहूनाबाद का उसके अखराजात पूरे किए जा सकें। और ये स्टेटमेंट डॉक्टर क्रिस्टी साहब ने दी, आप सुन सकते हैं। हमारे गले पे हाथ रखा हुआ था क्योंकि हमने तनख्वाहें देनी है, पैसे है नहीं है, टीचर्स एक स्टेज पे सड़क पे निकल आए वगैरह वगैरह। बोर्ड ने एग्री किया, ऑल राइट बेच दे। और नाजरीन, बेचने का इरादा जब किया तो कहा भी किसको, वो भी नोरेज़ और उसके बाप को कहा गया। और जब हमने पूछा कि आप किस तरह से ट्रस्ट की ज़मीन को बेच सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल प्रोविज़न ली थी इसके ऊपर कि हम ज़मीन बेच सकते हैं। फर्दर पूछा गया तो पता ये लगा कि ये ज़मीन तकरीबन 2 करोड़ में सौदा हुआ उसका, और जिसमें से नोरेज़ और उसके वालिद साहब ने ये कहा कि वो वाली पार्टी को हमने फ़ारग कर दी, अब हम ये ज़मीन ख़रीदते हैं, हम आपको पहला 50 लाख बयाना देते हैं। वो बयाना डॉक्टर साहब ने रिसीव किया और दारुल हिकमत के अकाउंट में डाला, और उसके बाद बकौल डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब के इनको टोटल 80 लाख रुपया वहाँ से मिला, जो कि बेदियाँ वाली जगह से ज़मीन इन्होंने बेची, बल्कि स्कूल बेचा जो 1 एकड़ पर है। 2 करोड़ में सौदा हुआ, 80 लाख डॉक्टर साहब मानते हैं कि वो दारुल हिकमत में जमा कराया गया, और उसमें से सैलरीज या जो है प्रोविडेंट फंड दिया गया। और दूसरी पार्टी का कहना यह है कि हमने 1 करोड़ डॉक्टर साहब को दिया। अब ये वक्त बताएगा, आगे जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी वो बताएंगे कि कितने पैसे दिए गए और कितने रिसीव किए गए। इसके बाद हमने उनके डोनर से पूछने की कोशिश की कि आप उनको फंडिंग कर रहे थे, आपको ये इल्म नहीं था कि वो ज़मीन बेच रहे हैं 8 एकड़ जो बना बनाया स्कूल है वहाँ पर।
तो उन्होंने हमें बड़े साफ अल्फाज में कहा कि साजिद साहब, हमने इनसे पूछा था कि आपका डेफिसिट कितना आ रहा है यूहन्नाबाद वाले स्कूल को, तो उन्होंने कहा कि हमारा हर महीने 35,000 डेफिसिट आता है। डॉक्टर साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ना बेचे, 35,000 हम बढ़ा देते हैं ताकि जो आपका डेफिसिट आ रहा है वो हम पूरा कर दें। डॉक्टर साहब अगर आपको इस पे नहीं है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उस डोनर के पास आपकी बात भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने मना किया कि मत बेचे, और जब इन्होंने बेचनी शुरू की ज़मीनें तो हमने फंडिंग रोक दी। अब जर्मन्स ने फंडिंग रोक दी, अब नीदरलैंड्स वालों ने फंडिंग रोक दी जो कि पीटर बॉन खुद भेजा करते थे, और जो इंग्लैंड से आती थी फंडिंग वो भी रुक गई। क्यों? क्योंकि बोर्ड ने खुद फैसला कर दिया बेचने का। जब बोर्ड ने शुरू कर दिया ज़मीनें बेचने का तो फिर तो हर तेरा मेरा गैरा जो भी होगा वो पीछे खड़ा हो जाएगा कि भाई ये खुद बेच रहे हैं तो हम किसी से कम हैं। और आपके अपने लगाए हुए पौधों ने आपको कांटे बनकर चुभना शुरू कर दिया। वही जो लीगल एडवाइज़र आप लेके आए थे आज वही आपके ख़िलाफ़ खड़ा होता है। वही केविन जो आपकी मिसिस का भांजा है वही आपके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे एटलीस्ट उन्होंने ज़मीनें बेचने की हरकत नहीं की, मगर सबसे पहला कदम उठाया गया, ट्रस्टीज़ की तरफ से कदम उठाया गया ज़मीन बेचने का, और उसके बाद ज़मीन बेचने का कदम उठाया गया नॉरेज़, जो कि मैं समझता हूँ दोनों ही, मैं समझता हूँ इसके ऊपर जितनी भी आपकी सरजरस की जाए वो कम है, जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। कि आप में और नॉरेज़ में क्या फ़र्क नज़र आता है हमें। अब नाजरीन मसला ये है कि ये एक ऐसी उलझन में पड़ चुका हुआ है केस। आप जितना मर्ज़ी मीडिया की बात करें, हमें इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। हमें इस क्रिश्चियन प्रॉपर्टी को बचाने की ज़रूरत है अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। और मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहला जिसका हल नज़र आता है कि पीटर बॉन साहब, उनका दामाद जो कि वो ट्रस्ट चला रहे हैं नीदरलैंड्स में, वो ख़ुद विज़िट करे पाकिस्तान आकर और पुराना सारा जितना ट्रस्ट है उसको डिज़ोल्व करें और नया ट्रस्ट बनाएं। और इसी तरह नॉरेज़ को भी वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ अपने ख़ानदान की तौहीन की है, उनके नाम को ज़रर पहुँचाया है, अपनी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब की है, बल्कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की रेपुटेशन ख़राब की है। और जो ज़मीनें बेची गई हैं, जो आपने पीछे 6 कनाल ज़मीन बेची है जिस पर 4 घर बने हुए हैं, उनको भी डिमोलिश किया जाए और उनका भी पैसा जो है ये दारुल हिकमत में डाला जाए। और फ्रंट पे जो आपने 6 कनाल की दीवार मारी हुई है उस दीवार को हटाएं ताकि वो दोबारा से स्कूल बहाल हो सके। और आज मैं जो PTI जो कहती है कि हम कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं, वो PTI जिसके MNS बैठे हुए हैं, शनीला रूथ साहबा को और थॉमस को कहता हूँ, जमशेद थॉमस को, और यहाँ पे जो आपके बैठे हुए MPs मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, इनसे कहता हूँ कि क्यों नहीं खान साहब को कहते, क्यों नहीं PTI वाले खड़े होते अब कि ये कब्ज़ा छुड़ाना है हमने। मैं शनीला साहबा का एक बयान पढ़ रहा था कि वो कहती है मैं तो बेबस हूँ इस मामले में। किस चीज़ के आप बेबस है? आपके पास है क्या? सही आपने फरमाया आप बेबस है, क्योंकि आपके पास इख्तियार क्या है, आपके पास करिश क्या है, आपके पास कौम का दर्द क्या है। और फिर बात करती हैं आपके हिकमत, दारुल हिकमत। मैंने तो आपको फ़ोन किया था जब मैं लाहौर गया था कि आप आए, आपने फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया, क्योंकि आप मेरा ख्याल में अब MN हैं, आप तो आम बंदे से बात भी नहीं करती शायद अब। मगर नाजरीन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये कोई पर्सनैलिटीज़ की जंग नहीं है। ये जंग अगर है तो हमारे कौम की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बचाने की जंग है। तो मैंने आखिर में यही कहा कि 3 हल हैं। पीटर बॉन, उनके दामाद जो ट्रस्ट चला रहे हैं, वो आए पाकिस्तान में, ख़ुद आके लिटिगेशन को लीड करें और नया ट्रस्ट कायम करें। ये 80-80 साल के लोग जो है ये ट्रस्ट नहीं चला सकते। यंग ब्लड लेके आएँ, लोग लेके आएँ जो इफ़ेक्टिवली, एक्टिवली, टाइमली डिसीजंस लें।
ये ना हो कि 1.5 साल तक आपकी ऑडिट रिपोर्ट पड़ी है और आप डिस्कस नहीं करते और अगली ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है, वो भी वही क्वालिफिकेशंस लगा रही होती है। कहाँ पे क्या कैपेसिटी है आप लोगों की, क्या कैपेसिटी कहाँ पे है विल। और अब नाजरीन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ कहीं इस तरह के ट्रस्टीज़ देखें, जहाँ कहीं इस तरह का बोर्ड देखें, जहाँ कहीं इस तरह का कब्ज़ा ग्रुप देखें, आप हमें ज़रूर आगाह करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। ये जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है ये आपकी है। ये गोरे जो छोड़ के गए हैं चर्चिज़ की प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। और ये जो स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पे आपके बच्चों को घुसने नहीं देते, ये आपके स्कूल्स हैं। निकले बाहर और खड़े हो वहाँ जाके कि हमारे बच्चों को दाखिला दो, क्योंकि हमारे स्कूल्स हैं। वो सेंट एंथनी को देख लें, कैथेड्रल्स को देख लें, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट को देख लें, ये आपके स्कूल्स हैं। FC कॉलेज आपका कॉलेज है। और वहाँ पे निकलें और जाकर वहाँ पे एडमिशन्स के लिए खड़े हों। नहीं होता तो आप वहाँ पे धरना दें, प्रोटेस्ट करें, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, पढ़ कोई दूसरे रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह की काली भेड़ों को ज़रूर आप बेनकाब करें। और हम मिलकर सारे जितने कब्ज़े हुए हैं, सारे बिशपों को आज वार्न करता हूँ मैं कि अपनी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। आपने लबादा पहना हुआ है रिलीजन का, आपने लबादा पहना हुआ है शराफत का, अंदर से आप मक्कार हैं, अंदर से आप सफ़ेदी पीरी कब्रें हैं। प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं खुदा के घर की, आपकी टांगे कब्र में है और प्रॉपर्टीज़ बेच क्या कहाँ ले जानी है अपनी प्रॉपर्टी। आपको याद नहीं है कि किस तरह से खुदा सज़ा देता है। खुदा के घर की गैरत खुदा को खा जाती है। और अब कौम को गैरत आ गई है, गैरत आ चुकी है, गैरतमंद कौम है मसीही यहाँ पाकिस्तान बसने वाले। और मैं आज जॉन सैमुअल को भी कहना चाहता हूँ, और जितने बिशप्स हैं जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हैं, अपने अपने कामों से बाज आ जाइए, क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और आपको समझ में नहीं लगनी इस बात की। तो नाजरीन, दारुल हिकमत में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि कब्ज़ा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कब्ज़ा होने क्यों दिया। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नेंस का प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वहाँ पे बोर्ड की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे चेयरमैन की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर नॉरेस को छोड़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ से प्रॉपर्टी को। और हल ये है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाए, इसको पब्लिकली ओपन किया जाए। और हम दरख्वास्त करेंगे अदलिया से भी जिनके पास केसेस हैं कि खुदा के लिए आप ना ये प्रॉपर्टी पुराने बोर्ड को दें, ना ये नॉरेस के बाप की जगह है, ये कौम की जगह है। आप कौम के नुमाइंदे वहाँ पर रखें ताकि अच्छे तरीके से निज़ाम चला सके, उनकी ओनरशिप बन सके। हमें उम्मीद है अदलिया से कि वो इस बात को सोचेंगे और बेहतर फ़ैसला देंगे जो कि क्रिश्चियन कौम के लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर से भी कहता हूँ कि अपने वादे को याद करें और ये जो है कब्ज़ा इससे आज़ादी दिलवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।